नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? बेहतरीन, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब होंगे। प्यारे साथियों, जैसा हमने आप लोगों से वादा किया था और आज का जो सेशन हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने वाला है। आज से ही हम एक रेस शुरू करते हैं जिसमें हिंदी के जितने भी डाउट होंगे वह सब के सब आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। प्यारे साथियों, ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब और फंटेस्टिक होने वाला है। आपको केवल हमारे साथ 10 या 15 मिनट रुकना है और आप उसमें उतना पढ़ोगे जितना आप 2 घंटों में भी कवर नहीं कर पाओगे। एक एक टॉपिक की आप बारीकी से अपना नोट्स तैयार करते रहना और ये सेशन हम तब तक चलाएंगे जब तक आपका हिंदी पूर्ण तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर हम हिंदी की बात करें तो यूपी पुलिस का एग्जाम बच्चों का आने वाला है या एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है। यूपीएसआई तक की हम यहाँ पर हिंदी कवर करेंगे। प्यारे साथियों, हिंदी की अगर हम बात करें तो इसमें पहला ही जो टॉपिक होने वाला है वो है वर्णमाला होने वाला है। ठीक है। अगर मैं प्यारे बच्चे वर्णमाला की बात आप लोगों से करूं तो आप सभी लोग कहेंगे कि सर वर्णमाला पढ़ने से पहले हमको ये बताइए तो सही इसमें पढ़ना क्या है। तो प्यारे भाई, हमारा हिंदी एक भाषा है और उस भाषा के व्याकरण के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। व्याकरण को समझने से पहले आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है लिपि। सर लिपि के बारे में आप हमको थोड़ा सा बताइए। प्यारे भाई, अगर मैं लिपि की बात करूं तो आप कहोगे कि सर भाषा को लिखने का ढंग या भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाएगा? सर लिपि कहलाएगा। तो आपने क्या देखा कि सर भाषा को लिखने का ढंग या तरीका, क्या सर भाषा को लिखने का ढंग या तरीका, बहुत ही सुंदर। इसकी दूसरी परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि सर ध्वनि को संकेतों के रूप में, ध्वनि को निशानों के रूप में या ध्वनि को चिन्हों के रूप में लिख दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा? तो आप लोगों ने कहा कि वह भी लिपि कहलाएगा। हमने कहा कि हमारे यहाँ के विद्वानों ने सोचा आ और एक ध्वनि निकाली, उसको संकेत ये लिख दिया। का ध्वनि निकाली, संकेत ये लिख दिया और ख ध्वनि निकाली, संकेत ये लिख दिया। इन सबको इकट्ठा किया और नाम दे दिया देवनागरी लिपि। अंग्रेजों ने ये ध्वनि निकाली, नाम दे दिया रोमन लिपि। हमने कहा कि इनमें ये जो संकेत आए हैं इनको हमने लिपि चिन्ह नाम दिया था। और मैंने आपको बताया था कि सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लिपि चिन्हों का व्यवस्थित क्रम। भाई लिपि चिन्ह ही वर्ण है तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। ऑप्शन जो आपका वर्णमाला वाला था वो सही था। जैसे हमने देखा कि क क्या, यही वाला क्रम आपको लिखना है तभी वर्णमाला होगा। अर्थात आ से पहले का नहीं लिखना या का के बाद आ नहीं लिखना, यही आपको क्रम लिखना पड़ेगा। वही व्यवस्थित क्रम है और वही वर्णमाला है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है? अर्थात वह क्रम जो अर्थ रखता है। हमने जैसे शब्द लिखा हाथी, हा के बाद आया, फिर था के बाद ई आया। तो आप लोगों ने देखा कि हाथी को हम इसी क्रम में लिखेंगे इसके वर्णों को, तब हाथी का अर्थ देगा। अगर इसको बदल दें तो हाथी का अर्थ नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे शब्द। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। ठीक है ना? वो भी कैसी इकाई? सर सार्थक इकाई। भाई दो क्वेश्चन बनते हैं, एक भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी, लेकिन सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। दोनों क्वेश्चन अलग अलग। ठीक। अगर प्यारे साथी मैं आगे आप लोगों से चर्चा करूं तो वर्णमाला में हम वर्णों का वर्णन करेंगे। आप कहेंगे कि वर्णों में जो है आपका वर्ण पहले 52 थे लेकिन वर्तमान में 53 हो गए। एक जो वर्ण है आपका ये वाला जो वर्ण है ये ऐड कर दिया गया। ये 22 अगस्त 2024 को ऐड हुआ है प्यारे साथियों। ठीक है ना? ये आपका भाषा और सांस्कृतिक मंत्रालय ने ऐड किया है 22 अगस्त 2024 को। तो वर्तमान में वर्ण कितने हो गए? 53। स्वर वही है 13, लेकिन व्यंजन कितने हो गए? सर व्यंजन 40 हो गए। इसको विशिष्ट वर्ण के रूप में जाना जाता है या विशिष्ट व्यंजन के रूप में इसको जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। जब हम व्यंजन कवर करेंगे तो प्यारे भाई वहां पर इसको हम कवर करेंगे। स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, बड़ा आ, ई, ऐसे डॉट डॉट करके। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे का से लेकर आपके ज्ञा तक। ठीक है? काक से लेके ज्ञा तक। हालांकि इसकी हम एक और परिभाषा पढ़ेंगे जब इसको कवर करेंगे। हमने कहा कि स्वरों की सहायता से कैसे बोलना है। जैसे हमने का लिखा तो आप कहोगे सर का और का के बाद आ आया, क्या बगैर आ के का बोल सकते हैं? जी सर बिल्कुल। हमने कहा जैसे हमने की बोल दिया, आपने कहा कि सर का के साथ ई आया। हमने देखा कि हम का उच्चारण तो कर रहे हैं लेकिन बगैर स्वर के नहीं कर सकते। ठीक प्यारे साथी, ये स्वर है, ये व्यंजन है, तो इनको हम क्या कहेंगे? तो ये वाले जो होते हैं ना इनको हम अक्षर कह सकते हैं।
ठीक है। हमने कहा कि स्वर संख्या की बात करें तो कुल स्वर 13 होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं, अ ई उ और री। मूलतः स्वर 11 होते हैं, अंग नहीं लेना और अह नहीं लेना, इन्हें को 2 को हटा देंगे। और मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या की बात करें प्यारे भाई तो 10 होते हैं, छोटा आ, अंग और अह, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, यदि प्यारे बच्चे स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो ये 5 प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। पहला वर्गीकरण ये 2 प्रकार का होगा, मूल स्वर, मूल स्वर को ही हम लघु स्वर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? मूल स्वर को ही लघु या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये सबको पता है? जी सर बिल्कुल हमको पता है, बहुत ही सुंदर। ये अ ई उ और री होता है और इनसे मिलकर जो बनेगा उसको संधि स्वर कहेंगे, जैसे अ और अ बड़ा अ, ई और ई बड़ी ई, उ और उ बड़ा उ। ये एक जैसे स्वरों से मिलकर बना है, इसीलिए मेरे प्यारे भाई इनको हम सजातीय स्वरों के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सजातीय स्वरों के नाम से भी जानते हैं। इनको हम सजातीय स्वरों के नाम से भी जानते हैं। अच्छा दिखाई नहीं देता, लो दिखाई दे जाएगा, कोई बात नहीं। इनको हम किस नाम से जानते हैं प्यारे भाई? एक बार मैं दोबारा से फिर डिस्कशन कर दूंगा। आप लोग कहेंगे कि सर ये वाले जो हैं मूल स्वर, इनको ही हम लघु स्वर के नाम से जानते हैं, अ ई उ री। और इनसे जो मिलकर बने हैं अ और अ बड़ा अ, ई और ई बड़ी ई, उ और उ बड़ा उ, एक जैसे स्वरों से मिलकर बने तो ये सजातीय स्वर हैं। ठीक है ना। इनको ही हम क्या कहेंगे? सजातीय स्वर या मूल दीर्घ स्वर। इनको हम क्या कहेंगे? मूल दीर्घ स्वर। क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? इनको कहेंगे हम मूल दीर्घ स्वर। दिखाई नहीं दे रहा? आप ऐसे ही लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ ये 3 स्वर जो है। यदि आ और ई ए बनाएंगे, आ और ए बड़ा ए बनाएंगे, आ और ओ बड़ा ओ बनाएंगे, आ और ओ, आ और उ बड़ा छोटा उ और आ और ओ बड़ा ओ। ठीक है, ये आपके संयुक्त स्वर या विजातीय स्वरों की कैटेगरी में ही आते हैं। इतनी बात क्लियर होगी तो हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ। अगर मैं आगे की क्लास की बात आप लोगों से करूं तो आप कहेंगे कि भैया आगे आ जाइए। बहुत ही मैंने कहा कि उच्चारण काल के आधार पर अगर मैं स्वरों की बात करूं तो आप लोग कहेंगे 3 प्रकार के होंगे। लघु स्वर, उच्चारण में सबसे कम समय लगेगा, अर्थात जो मूल स्वर थे उनको ही हमने लघु स्वर नाम दिया था। हमने कहा था कि आप एक याद रख लीजिए, अगर आपको लघु स्वर याद है तो दीर्घ याद रहेगा। दीर्घ क्या होता है? आप लोग कहेंगे मूल स्वरों से दोगुना समय जो स्वर लेते हैं उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे जो आपके मूल स्वर में आ गए उनको छोड़कर जो शेष बच गए वो दीर्घ स्वर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक हमको कोई भी समस्या नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे पुलुत स्वर की। किसकी? पुलुत स्वर की। पुलुत स्वर की प्यारे भाई अगर हम चर्चा करें तो दीर्घ स्वर से भी दोगुना समय लेते हैं। किससे? सर दीर्घ स्वर से भी दोगुना समय लेते हैं, लेकिन इनका प्रयोग प्यारे भाई हम किसी को पुकारने में करते हैं। इनका प्रयोग प्यारे साथी हम किसी को पुकारने में करते हैं। जैसे हमने कहा राधा, तो हमको पहला स्वर खींचना पड़ेगा, यही दीर्घ है। पहला स्वर हमको खींचना पड़ेगा, यही दीर्घ है। यहाँ तक कोई समस्या? आप कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं। होठों के प्रयोग के आधार पर यदि मैं स्वर की बात करूं तो आप लोग कहेंगे होठों के प्रयोग के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होंगे। एक वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोल हो जाएं, अर्थात व्रत बन जाए, उन्हें व्रतमुखी कहेंगे। ठीक है। और एक वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोल ना हो। ठीक है। एक वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोल ना हो। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे प्यारे साथी? उन्हें हम आवृतमुखी स्वर कहेंगे। बहुत ही सुंदर। जैसे उच्चारण में हमने देखा कि उच्चारण में होठ गोल हो रहे हैं तो ये एक ही वर्ण है ऊ। आपको पता है ऊ से ही बड़ा ऊ बनता है, ओ में भी बड़ा ऊ छुपा होता है और बड़े ओ में भी ऊ छुपा होता है, अर्थात ऊ बड़ा ऊ, ओ और बड़ा। ठीक, बहुत ही सुंदर। आवृतमुखी स्वर की बात करें हम तो हमने कहा था कि होठों का आकार गोलाकार नहीं, होठों का आकार गोलाकार नहीं। जैसे हमने कहा अ, अर्थात ये आपको गोलाकार वाले याद रहेंगे तो इनको हम छोड़ देंगे, आवृतमुखी आपको याद रहेंगे। कोई दिक्कत? जी सर कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि अगर हम उनको छोड़ दें तो बचे हुए क्या कहलाएंगे? सर बचे हुए कहलाएंगे आवृतमुखी। बचे हुए क्या कहलाएंगे? सर बचे हुए कहलाएंगे आवृतमुखी। कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगली हम बात करते हैं अगले उच्चारण की तरफ। अगला उच्चारण कौन सा है? सर अगला उच्चारण है जीभ के प्रयोग के आधार पर। सर जीभ के प्रयोग के आधार पर हम बात करेंगे तो स्वर 3 प्रकार के होंगे। अग्र स्वर, उच्चारण में जीभ का अग्रभाग प्रयोग होता है। मध्य स्वर, भाई जीभ है ये, मध्य भाग उच्चारण होगा तो मध्य स्वर और पश्च भाग उच्चारण होगा तो पश्च स्वर। आसान सी परिभाषा है। आपको अग्र स्वर में ई याद रखना है। आप लोग कहेंगे बड़ी ई, ए और ए, इसमें भी ई होता है तो 4 तो ये ई से मिलकर बनने वाले हो गए और री आपको याद रहे। यदि ये याद है तो ये 2 आपको याद नहीं करने। सर ऐसा क्यों?
मेरे प्यारे भाई ऐसा इसीलिए क्योंकि मध्य स्वर में आ होगा और अग्र और मध्य याद हो गया तो बाकी का सब पश्च याद हो जाएगा। जी सर बिल्कुल, अर्थात आ उ ओ और औ। ठीक, बहुत ही सुंदर। अगर हम मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर बात करेंगे, ये लास्ट वर्गीकरण है, तो आप लोग कहेंगे कि भैया मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर जो होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 4। हालांकि हमने 2 लिखा है आपको याद करने के लिए, ताकि आपको याद हो जाएं चीज़ें। अगर आपको चीज़ें याद हो जाती हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ज़्यादा बेहतर रहता है, और चीज़ें याद नहीं होती तो समस्या होती है। ठीक है, तो चीज़ों को याद करने के लिए हम आसान बना देंगे। अगर हम बात करें समृद्ध स्वर की, तो समृद्ध स्वर वो होंगे जिनके उच्चारण में मुंह कम खुलेगा। विवृत स्वर की जिनके उच्चारण में मुंह अधिक खुलेगा। समृद्ध स्वर ये वाले होंगे, ई, ई, उ और री। ये आपको याद है समृद्ध स्वर, तो विवृत स्वर बचे हुए हैं। समृद्ध स्वर 2 प्रकार के, समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर। मुंह सबसे कम खुलेगा और समृद्ध की स्थिति में मुंह अधिक खुलेगा, थोड़ा सा अधिक मुंह खुलेगा। ठीक है, हमने देखा कि कम मुंह खुलता है बड़ी ई, बड़ा ऊ और रे सी। हमने कहा कि अगर बड़ी ई, बड़ा ऊ और रे सी आ जाएगा तो छोटी ई और छोटा ऊ किस में आएगा? तो आप लोग कहेंगे अर्ध समृद्ध स्वर में। किस में आएगा सर? ये अर्ध समृद्ध स्वर में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप कहेंगे नहीं। अगर हम आगे बात करें दूसरे की, तो ये विवृत स्वर है। विवृत का मतलब सबसे अधिक मुख खुलेगा, और अगर आपको विवृत याद हो जाए, बड़ा आ, बड़े ए और बड़ा ऊ, ये विवृत है। अगर हम बात करें, अगर ये विवृत है तो आप मुझे बताइए अर्ध विवृत क्या होगा? इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम मुख खुलेगा, अर्थात विवृत की अपेक्षा थोड़ा सा कम मुख खुलेगा। हमने जब इसमें से 3 छांट लिए तो छोटा आ, छोटा ए और छोटा ओ, ये क्या हो जाएगा? अर्ध विवृत। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर हमको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है। जब प्यारे साथी आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे। अब हम बात करेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान और वर्ग। स्वरों का उच्चारण स्थान और वर्ग, ठीक है ना। हमने कहा कि ये स्वर हैं और ये आपके उच्चारण स्थान है और ये वर्ग। इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है, केटोम। अगर आपको केटोम याद रहेगा तो आपको उच्चारण स्थान और वर्ग याद रहेगा। जैसे हम अ और आ की बात करें तो कंठ से बोला जाता है, के फॉर कंठ। भाई ये भी समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी है। अगर मैं बात करूं तो मैंने ये ऊपर का जबड़ा बना दिया और ये है आपका कंठ। ये क्या है सर? कंठ है, ठीक है। और कंठ में ही स्वर यंत्र होता है। ये जो ऊपर का जस्ट हमारे ऊपर का, जिसमें हम गाजर मूली खाते समय कट से ऊपर जाके लगे, इसको तालु कहते हैं। और प्यारे भाई ये दांत वाले पार्ट को दंत्य कहते हैं। और प्यारे भाई तालु और दांत के बीच में होता है मूर्धा। तालु और दांत के बीच में क्या होता है? मूर्धा। होठ्स के बारे में आपको जानकारी है, होठ्स के बारे में आपको जानकारी है। आप वैसे भी क्रम देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना। कंठ, तालु, मूर्धा। ओ और ओ आपको पता है, ऊ और ऊ ओठ से बोले जाते हैं। भाई टी फॉर हो जाएगा तालु, अर्थात ई और ई तालु से बोले जाएंगे, वर्ग हो जाएगा तालु। ऊ और ओ की बात करें तो ये ओठ से बोले जाएंगे, वर्ग हो जाएगा ओष्ठ। री की बात करें तो ये मूर्धा, एम से बोला जाएगा, वर्ग हो जाएगा मूर्धा। ए और ओ आपको याद नहीं करना। सर ए की बात करें तो आ प्लस ई के योग से बना, ये कंठ से, ये तालु से, तो कंठ प्लस तालु, वर्ग कंठ है, कंठ प्लस तालु है। और ओ की बात करें, आ प्लस ऊ के योग से बना, कंठ प्लस ओष्ठ, वर्ग हो जाएगा कंठोष्ठ। कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अयोग वाह की अगर हम प्यारे भाई चर्चा करें तो स्वर तथा व्यंजनों की कड़ी। स्वर तथा व्यंजनों के बीच की कड़ी हम किसको कहते हैं? अयोग वाह को कहते हैं। ये कितने होते हैं सर? 2 होते हैं, अंग और अह। अंग को अनुस्वर बोलते हैं, अह को विसर्ग बोलते हैं। यहाँ तक प्यारे साथी आपकी क्लास जो स्वरों से संबंधित थी वह कंप्लीट हो जाती है और आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। आप कहोगे कि भैया बेहतरीन तरीके से ज़बरदस्त तरीके से हमको इतनी सी बात समझ में आई है। प्यारे साथी इतनी सी अगर बात आपको समझ में आई है तो इस चीज़ का आप नोट्स बनाते रहिए। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। केवल 14 मिनट में हमने 2 या 2.5 घंटे का मैटर कवर किया है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में या हमारे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।